अगेन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके दूसरे चैप्टर के विच इज नेचुरल रिसोर्सेज। ये इतना इजी चैप्टर है कि आप इसको खुद पढ़ के खुद भी खत्म कर सकते हो। तो चलिए इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेते हैं फटाफट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस लिखने हैं बच्चों। तो एटमॉस्फेयर को अर्थ का ब्लैंकेट बोलते हैं क्योंकि वो उसको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज आर हार्मफुल रेडिएशन जिससे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखेगा हमें एटमॉस्फेयर। उसके बाद मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर ये जो सीजन्स और क्लाइमेट चेंज होते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। किसी और प्लैनेट को अर्थ से कंपेयर करके देखना, वहां कोई सीजन या वेदर चेंज नहीं होता है। एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से साइकिल चल रही है सारे सीजन्स की, एंड एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारी अर्थ के ऊपर। बहुत हाई टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। हम अलग अलग जोन्स की बात करें, देखो अब आप सोचोगे कि पोल्स पे तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, बट वो उस जगह का कांस्टेंट टेम्परेचर ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि डेजर्ट वाले एरिया में स्नो आने लग जाएगी या स्नो वाले एरिया में कुछ और हो जाएगा। तो जगह के हिसाब से वो टेम्परेचर फिक्स रहता है, एक रेंज सेट हो गई है कि इतने से इतने तक के बीच में होगा, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। गैसेस का जो अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। एक टाइम था जब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं था, तब लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती थी अर्थ के ऊपर। एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है, लाइफ फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड ऑल, कंबशन, जलना किसी चीज का, ये सारे प्रोसेसेस भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही आए हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी जितनी भी गैसेस है ना बच्चों, ये तो बहुत कम यूजेस है, आप और भी यूजेस लिख सकते हो। ये सारी गैसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एटमॉस्फेयर का ही तो हिस्सा है। तो एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर के यूजेस लिखने, तो जल्दी से देख लो। हमारी बॉडी या फिर मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर से ही बने हुए हैं। 70% अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी 70% पानी है एंड 30% उसके अंदर सॉलिड मास होगा। सो अगर 70% पानी से ही बने हुए हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए वी नीड वाटर। देन ऑल प्रोसेसेस फॉर लाइफ, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब कुछ पानी की हेल्प से ही होता है। सो विदाउट वाटर ऑल दीज प्रोसेसेस कैन नॉट बी डन। तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। उसके बाद वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गैसेस। हमारे ब्लड के अंदर भी वाटर है, वही वाटर है जो उसको मीडियम दे रहा है। ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म बिकॉज ऑफ वाटर, एंड वाटर के अंदर ही सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है इन सारी चीज का। जैसे खाना वगैरह जो एब्जॉर्ब हो गया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना है, गैसेस जानी है एक जगह से दूसरी जगह, वो ब्लड के अंदर जाती है। और ब्लड के अंदर क्या है? मोस्टली वाटर है। ये तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। एक पूरी एक्वेटिक लाइफ है जो पानी में एग्जिस्ट कर रही है। एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो 100% डिपेंड किस पे कर रहे हैं? पानी पे डिपेंड कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वाटर। व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, आप लिख सकते हो इसको। देन हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन सॉइल। Are organisms that live in water totally independent of soil as a resource? Now understand this. वो कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं, क्या वो सॉइल पे डिपेंड नहीं करते हैं? पानी में रहते हैं तो क्या उनका सॉइल से कोई मतलब नहीं है? चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहले तो हम यूजेस देख लेते हैं। प्लांट्स अपना खाना सॉइल से लेंगे, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर इनडायरेक्टली सॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉइल के ऊपर डिपेंड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, चाहे फिर वो पानी में रहते हो या फिर लैंड पर रहते हो। प्लांट सबसे पहले अपना खाना किससे लेंगे? न्यूट्रिशन से, सॉइल से लेंगे। देन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स हमें सॉइल के अंदर ही तो मिलते हैं, तो माइक्रोब्स का घर है वो सॉइल। सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट टू मेनी माइक्रोब्स। नाउ इट इज आस्किंग कि क्या वाटर में रहने वाले सॉइल पे डिपेंड करेंगे? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? ये जो प्लांट्स हैं, these plants are primary producers। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब ये जो फूड चेन होती है, आपको जब चैप्टर कराया था तो बताया था कि फूड चेन सबसे पहले इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है, जो कि है हमारे ग्रीन प्लांट्स। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं
ये अपना खाना किससे लेते हैं बच्चों? सॉइल से लेते हैं। सो इनके बिना तो फूड चेन स्टार्ट ही नहीं होगी, चाहे फिर वो कोई भी ग्रीन प्लांट हो। वाटर के नीचे भी सॉइल होती है जिसके अंदर प्लांट सबमर्ज्ड होते हैं। तो सॉइल के ऊपर या तो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो यहाँ से फूड चेन शुरू होती है। ये भी तो अपना खाना सॉइल से ही ले रहे हैं। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो ये अपना खाना कहाँ से लेंगे और आगे फूड चेन कंटिन्यू कैसे होगी? सो दैट इज व्हाई वी से दैट organisms or living organisms either directly or indirectly depend on soil for their life. Next question देखिए, you have seen weather reports on television. रोज हमें weather forecast मिल जाता है, हमारे फोन में भी पता चल जाता है आज का टेम्परेचर इतना है और कल बारिश होगी या नहीं, है ना? ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। How do you think we are able to predict the weather? कैसे पॉसिबल हुआ? वेदर फोरकास्ट में आपने एसएसटी में पढ़ा होगा ज्योग्राफी के हिसाब से या फिर जो मैप्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो किस तरीके से विंड की डायरेक्शन है, विंड की क्या स्पीड है, उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है ना? टेम्परेचर नाप लेते हैं साइंटिस्ट, ह्यूमिडिटी का लेवल देख लेते हैं, रेनफॉल देख लेते हैं एंड विंड की स्पीड देख लेते हैं। ये चार फैक्टर्स को कैलकुलेट करके जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं दे कैन टेल अस दैट व्हाट इज द वेदर। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें पता चल पाता है कि वेदर क्या होने वाला है, कल का या परसों का पता चल जाता है जो फोरकास्टिंग होती है। वी नो दैट मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द एयर, water bodies and soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution? इतना easy question है। क्या पूछ रहा है वो कि हमें साफ साफ पता है कि पॉल्यूशन जो है वो इन सारी चीजों को इफेक्ट कर रहा है। अगर हम एरियाज आइसोलेट कर दे, एक्टिविटीज होना जरूरी है, जैसे फैक्ट्रीज से एयर पॉल्यूशन होता है। अब अगर फैक्ट्रीज को हम सिटी में लगा देंगे तो सारे वहां पर जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर हम उस जगह को ही आइसोलेट कर दे, हम उस पानी को ही अलग कर दे जिसमें वो सारा वेस्ट डंप करते हैं, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स उससे ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा, छोटे लेवल पर नहीं, बड़ा फर्क पड़ेगा। और ऐसा होता भी आया है, जो भी मिल्स वगैरह सेट करनी है, फैक्ट्रीज वगैरह सेट करनी है, उनको कहीं दूर ले जाकर सेट किया जाता है जहाँ पे सिटीज ना हो, जहाँ पर वो लोग ना हो, वो एनिमल्स ना हो। बट फॉरेस्ट को कट करके अगर हम किसी चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो एक तरीके का नेचर को डैमेज ही है। ठीक है, सो यस, इसका आंसर है that isolating these activities would definitely help increasing the quality of environment. Your next question is that you have to tell कि forest का क्या influence होता है air पे, water पे और soil पे। Write the influence of water और write the influence of forest on air, water and soil. Forest का इन तीनों पर क्या फर्क पड़ता है? तो forest तो बहुत important है हर एक चीज के लिए। एयर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? सबसे पहले देखो, एयर को प्योरीफाई करके रखता है। प्योरीफाई कैसे करता है? जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारी ब्रीदिंग में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रीथ करने में डिफिकल्टी लाएगा, एयर पॉल्यूशन ब्रिंग करेगा, राइट? सो उन पॉल्यूटेंट्स के अमाउंट को कम करती है ये अच्छी वाली गैस विच इज ऑक्सीजन। तो अगर हम ज्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे, ज्यादा पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और CO2 का लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद है इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये गैसेस को मेंटेन करके रखता है। क्लाउड्स की फॉर्मेशन जो होगी वो फॉरेस्ट की हेल्प से होगी। तो ये एडवांटेजेस हो गए एयर की तरफ। उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो फॉरेस्ट की हेल्प से ही रेनफॉल आता है। रेनफॉल कैसे आता है? देखो, अगर वाटर का अमाउंट, वाटर वेपर्स का और ह्यूमिडिटी हमारी अर्थ पे बढ़ जाती है एंड उसके बढ़ने की वजह से रेनफॉल होता है एंड ऑक्सीजन और CO2 गैस का भी काफी रोल होता है इसके अंदर। CO2 अगर बढ़ जाए और वाटर वेपर्स हमारी अर्थ के ऊपर बढ़ जाए तो रेनफॉल होती है बेसिकली। सो ब्रिंग्स रेनफॉल, फॉरेस्ट ही रेनफॉल लाने में हेल्प करते। उसके बाद इंक्रीज वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज। रेनफॉल की वजह से ही तो वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा। अगर बहुत कम वाटर लेवल हो गया तो अगेन वाटर की कमी हो जाएगी। तो फॉरेस्ट ही रेनफॉल ला रहे हैं और सारे वाटर बॉडीज को फिल कर रहे हैं वाटर से। उसके बाद सॉइल पर क्या फर्क पड़ता है? फॉरेस्ट है तो सॉइल है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी, अगर फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज नहीं होंगे तो रूट्स क्या करती है? सॉइल को ऐसे होल्ड करके रखती है। बहुत तेज पानी आया, बाढ़ आई तो सारी की सारी सॉइल बहकर चली जाएगी। फॉरेस्ट ने सॉइल को ऐसे ग्रिप बनाकर पकड़ा हुआ है। सो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज टेकिंग प्लेस। सॉइल इरोजन नहीं हो रही है क्योंकि फॉरेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, एड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। जो ट्रीज है
वो जो भी पत्ते वगैरह गिर जाते हैं वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं डिकम्पोज होने के बाद। तो एक साइकिल चल रही है न्यूट्रिएंट्स की, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट इज होम टू सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो फॉरेस्ट का अलग अलग इन्फ्लुएंस पूछा हुआ था एयर पे, वाटर पे और सॉइल पे। आप इस तरीके से टेबल बनाकर आ सकते हो। आई थिंक दैट्स इट, ये इजीएस्ट चैप्टर है आपका, और इसमें प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपको लास्ट ईयर भी प्रोजेक्ट दिया गया होगा इस चैप्टर के ऊपर बनाने के लिए, या नहीं दिया तो अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये ना आपका इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया है चैप्टर। तो आपका एनसीईआरटी पार्ट था ये, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आप बुक पढ़ के अपने व्यूज डाल सकते हो, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा। सो दैट्स इट बच्चों, वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।